गैर व्यापारिक संगठनों के लेखे। अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑल अबाउट अकाउंटेंसी चैनल में आप सब का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम गैर व्यापारिक संगठनों के बारे में जानेंगे कि गैर व्यापारिक संगठन क्या या गैर व्यापारिक संस्थाओं से क्या हमारा मतलब है। तो गैर व्यापारिक संस्थाएं ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि इन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु। अब ये विशिष्ट उद्देश्य कौन कौन हो सकते हैं? समाज की सेवा करना, अपने सदस्यों का मनोरंजन करना, उनके हितों की रक्षा करना। ठीक है, ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थापित की जाती है। ठीक है, ये उद्देश्य आपके हो सकते हैं समाज की सेवा करना, अपने सदस्यों का मनोरंजन करना, समाज की सेवा ये एक है, अपने सदस्यों का मनोरंजन करना ये दो, और उनके हितों की रक्षा करना। ठीक, इसके अतिरिक्त आपके जैसे कि पेशेवर व्यक्ति हैं, सीए हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इन संगठनों से संबंधित खाते भी गैर व्यापारिक खातों के अंतर्गत आते हैं। अब आइए हम गैर व्यापारिक खातों की विशेषताएं या इनके फीचर्स देख लें कि गैर व्यापारिक संगठन की क्या विशेषताएं हैं। तो गैर व्यापारिक संगठन का अपने सदस्यों से अलग कानूनी अस्तित्व होता है। गैर व्यापारिक संगठन कैसे होते हैं? इन संगठन के सदस्यों का अलग कानूनी अस्तित्व होता है। जैसे हमने आपको व्यवसाय की अवधारणा में बताया कि व्यवसाय का उसके स्वामी से पृथक अस्तित्व होता है, तो ठीक इसी प्रकार से व्यापारिक संगठन का अपने सदस्यों से अलग कानूनी अस्तित्व है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इनके आय के स्रोत, पहला सदस्यों से चंदा, जो भी इनके सदस्य होते हैं उनसे चंदा, दूसरा दान, वसीयतनामा या अनुदान से सहायता, ये इनके आय के स्रोत हैं। आय कितने स्रोत से ये प्राप्त कर सकते हैं? सदस्यों से चंदा, दान, वसीयतनामा, अनुदान से सहायता आदि है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि संस्था के आधिक्य अथवा कमी को सदस्यों में वितरित नहीं किया जाता है। संस्था के आधिक्य अथवा कमी को सदस्यों में वितरित नहीं करते हैं। ठीक, और चूंकि गैर व्यापारिक संगठन में अधिकांश जो लेन देन होते हैं नकद होते हैं, अतः ये रोकड़ व्यवहार के आधार पर रखे जाते हैं, रोकड़ प्रणाली के आधार पर रखते हैं। इनका लेखा हम रोकड़ प्रणाली के आधार पर करते हैं, और याददाश्त के लिए जो उधार सौदे हैं उनका लेखा हम स्मरण बही में रखते हैं। इसके अलावा संपत्तियों एवं दायित्वों के लिए ये संस्थाएं चिट्ठा भी बनाती हैं। ठीक है, अब अंतिम खाते देख लेते हैं। अंतिम खाते के अंतर्गत ये कौन कौन से खाताएं हम गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतर्गत तैयार करेंगे? प्राप्ति एवं भुगतान खाता, जिसको हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा खाता है आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा चिट्ठा। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता ये आपका कैश बुक का संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, चूँकि अभी मैंने बताया कि ये रोकड़ प्रणाली के आधार पर तैयार किए जाते हैं। तो जैसे हम कैश बुक तैयार करते हैं, कैश बुक आप तैयार करते हैं, तो देखिए कैश बुक हम कैसे तैयार करते हैं। कैश बुक में आपके जैसे खाते की तरह आप तैयार करते हो, ये जैसे आपके खाते में डेबिट पक्ष होते हैं, क्रेडिट पक्ष, उसी तरह से कैश बुक में ये कैश बुक है, कैश बुक। तो कैश बुक आप कैसे तैयार करते हैं? कैश बुक के डेबिट पक्ष में हम समस्त नकद प्राप्तियों को लिखते हैं। किन मदों को लिखते हैं? नकद प्राप्तियों को। समस्त नकद प्राप्तियों का लेखा हम कैश बुक के डेबिट साइड में करते हैं, और कैश बुक के क्रेडिट साइड में हम नकद भुगतान का लेखा करते हैं, नकद भुगतान। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब हम ये गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते बनाते हैं, तो जो भी गैर व्यापारिक संस्थाओं से संबंधित नकद प्राप्तियां हैं
उसको हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट या प्राप्ति एवं भुगतान खाता के डेबिट पक्ष में रखते हैं। ठीक है। और गैर व्यापारिक संस्थाओं से संबंधित जो भी नकद भुगतान है उनको हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में रखते हैं। देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता यह रोकड़ बही का वर्गीकृत व संक्षिप्त रूप है। ठीक है। रोकड़ बही, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रोकड़ बही के समान बनाते हैं। जैसे आप रोकड़ बही बनाते थे, रोकड़ बही के आप डेबिट साइड में समस्त नकद प्राप्तियों का लिखा करते हैं और क्रेडिट साइड में समस्त नकद भुगतान का लिखा करते हैं। तो इसी तरह से रोकड़ बही का ये क्या है, वर्गीकृत या संक्षिप्त रूप। ठीक रोकड़ बही के भांति इसको हम बनाते हैं। इसके डेबिट पक्ष में समस्त नकद प्राप्तियों को तथा क्रेडिट पक्ष में समस्त नकद भुगतान का लेखा करते हैं। आइए इसकी विशेषताएं देख ले कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो प्रथम क्रम में यह एक वास्तविक खाता, चूंकि ये कैश बुक की तरह बनता है तो कैश अकाउंट या कैश बुक आपका वास्तविक खाता है। तो वास्तविक खाता में हम क्या करते हैं, व्हाट कम्स इन डेबिट। वास्तविक खाता का क्या रूल है, व्हाट कम्स इन, इनको हम डेबिट करते हैं। जो संपत्ति आए उसको हम डेबिट करते हैं। एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो संपत्ति जाए उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है। जो संपत्ति आए उसको हम डेबिट करते हैं और जो संपत्ति जाए क्रेडिट करते हैं। तो वास्तविक खाता है, तो वास्तविक खाता में अगर कैश आ रहा है, चूंकि नकद लेन देन होंगे, उधार लेन देन का सौदा इसमें हमको नहीं करना है, तो नकद से संबंधित जो भी प्राप्तियां हैं उसको हम, ये आपका मान लीजिए रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है। तो जो भी आपके नकद प्राप्तियां हैं उसको हम हम क्या करते हैं, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के डेबिट साइड में, और जो भी नकद भुगतान है उसको हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड में रखते हैं। ठीक है। दूसरा विशेषता हम देख लेते हैं कि अब जो इस खाते का प्रारंभ करते हैं रोकड़ तथा बैंक शीट से, या हम अन्य शब्दों में कहें तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो हम प्रारंभ करते हैं रोकड़ और बैंक के प्रारंभिक शेष से, और अंत हम करते हैं रोकड़ तथा बैंक के अंतिम शेष से। इसको स्पष्ट करने के लिए हम आपको इसका हम प्रोफार्मा आपको हम दिखा देते हैं। अभी देखिए, ये आपका रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। अब इसका जो हम प्रारंभ करते हैं, इसके प्रारंभिक बैलेंस, कैश का प्रारंभिक बैलेंस। ठीक है। ये आपका कैश का प्रारंभिक बैलेंस है और ये बैंक में रोकड़ का प्रारंभिक बैलेंस है। इससे हम प्रारंभ करते हैं और अंत में के लिए हम हस्तगत रोकड़ या इसको हम कैश इन हैंड का जो अंतिम बैलेंस है या कैश एट बैंक का अंतिम बैलेंस है उससे हम इसका अंत करते हैं। तो इस खाते का प्रारंभ हम रोकड़ तथा बैंक शेष से, इस खाते का प्रारंभ हम रोकड़ तथा बैंक शेष से तथा अंत रोकड़ तथा बैंक शेष के अंतिम शेष से। प्रारंभिक शेष से हम प्रारंभ करते हैं और अंतिम शेष से इसका हम अंत करते हैं। जैसे कि आप बनाएंगे तो जो बैलेंस आएगा वही आपका रोकड़ या बैंक का अंतिम बैलेंस होगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, इसमें समस्त नकद पूंजीगत तथा आयगत मदों का लेखा करते हैं। कैसे मदों का लेखा करते हैं, नकद पूंजीगत व आयगत मदों का, समस्त नकद पूंजीगत। कहने का मतलब कि अगर नकद प्राप्ति है, चाहे पूंजीगत हो या आयगत हो, चाहे आपका रेवेन्यू रिसीप्ट्स हो
आयगत प्राप्ति, ठीक है, या आपका कैपिटल रिसिप्ट हो, पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है। तो दोनों प्रकार की मद हो, चाहे पूंजीगत हो या आयगत हो, इसका लेखा हम इनकम एंड रिसिप्ट्स अकाउंट में करते हैं, ठीक है, प्राप्ति एवं शोधन खाता में करते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। और इसी तरह से अगर नकद भुगतान हो, वो चाहे पूंजीगत प्रकृति का हो चाहे आयगत प्रकृति का हो, तो उसका लेखा हम गैर व्यापारिक संस्थाओं के खातों, संस्था के प्राप्त एवं भुगतान खाते, या इसको हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं, में करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसमें अदत्त व पूर्वदत्त व्ययों तथा उपार्जित व अनुपार्जित आयों का लेखा नहीं करते, ठीक है। कहने का मतलब कि जो गैर रोकड़ मदें हैं, जैसे कि ह्रास है संपत्तियों पे, उसका भी लेखा हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अदत्त, पूर्वदत्त व्ययों, उपार्जित और अनुपार्जित आयों का लेखा नहीं करते, या इसको हम एक शब्द में कहें तो नॉन कैश आइटम का हम लेखा नहीं करेंगे, नॉन कैश आइटम नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। जो गैर रोकड़ मदे हैं उनका लेखा हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है, समस्त प्राप्तियां या भुगतान, जैसे प्राप्तियां भुगतान चाहे आपका पूंजीगत प्रकृति की हो या आयगत प्रकृति की हो, ठीक है। इसके अलावा वो चाहे वर्तमान वर्ष से संबंधित हो, पहला आपका वर्तमान वर्ष से संबंधित, दूसरा चाहे भविष्य से संबंधित हो, आने वाले वर्ष से, या गत वर्ष पिछले वर्ष से संबंधित हो, उनका हम लेखा करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से इसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये आपका रोकड़ बही का संक्षिप्त एवं वर्गीकृत रूप है। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा, यह एक वास्तविक खाता है, तो वास्तविक खाता आपका रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट के रूल्स के अनुसार से हम बनाते हैं। अगर नकद प्राप्ति है तो डेबिट पक्ष की तरफ, और नकद भुगतान है तो क्रेडिट पक्ष की तरफ। और तीसरा है, इसमें नकद पूंजीगत प्रकृति की हो या आयगत प्रकृति की नकद प्राप्तियां हो, तो उसका लेखा हम कहाँ करेंगे, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट पक्ष में। अगर पूंजीगत या आयगत भुगतान हो, और चूंकि हम नकद का ही लिखा करते हैं, ठीक है, पूंजीगत प्रकृति की मद हो या आयगत प्रकृति का मद हो, अगर नकद भुगतान है तो उसका लेखा हम गैर व्यापारिक संस्थाओं के क्रेडिट साइड में करते हैं, ठीक। अगला पॉइंट है, अदत्त व पूर्वदत्त व्ययों तथा उपार्जित अनुपार्जित आयों का लेखा नहीं करते हैं। अदत्त व पूर्वदत्त व्ययों, उपार्जित अनुपार्जित आयों का लेखा हम नहीं करेंगे। समस्त प्राप्तियां और भुगतान वर्तमान वर्ष से संबंधित हो चाहे भविष्य से या गत वर्ष से, का हम लेखा करते हैं, ठीक है। अब इसका हम प्रोफार्मा देख लेते हैं कि कौन कौन सी मदों को हम दर्शाते हैं। तो ये प्रोफार्मा है, हम देखिए रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अभी इसका प्रारंभ हम प्रारंभिक बैलेंस से करते हैं, तो शुरुआत में कैश का प्रारंभिक बैलेंस एक हो गया, दूसरा बैंक का प्रारंभिक बैलेंस हो गया, ठीक। इसके अलावा तीसरा है आपका, देखिए कैपिटल रिसीप्ट्स को हम डेबिट पक्ष की तरफ और पेमेंट को हम क्रेडिट पक्ष की तरफ, दो पक्ष हैं ये, रिसीप्ट्स आपका ये डेबिट पक्ष या बाएं पक्ष में, और पेमेंट को हम दाएं पक्ष क्रेडिट पक्ष में दर्शाते हैं। तो जो भी नकद प्राप्तियां होंगी उसको हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट पक्ष में दर्शाएंगे, और जो भी नकद भुगतान होगा उसको हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में दर्शाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल रिसीप्ट्स है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, दो प्रकार के आइटम, चाहे कैपिटल पूंजीगत प्रकृति के मद हो चाहे आयगत प्रकृति के मद हो, उनका लेखा हम करेंगे। और इस तरफ आपका कैपिटल पेमेंट के अंत ये
कैपिटल पेमेंट एंड रेवेन्यू पेमेंट। ठीक है। अंत इसका मैंने बताया कि अंतिम रोकड़ या बैंक शेष के अंतिम बैलेंस शेष का आप अंत करेंगे तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर में आता है। कैसे आता है ये आपका बैलेंसिंग फिगर में, जब आप इसको बनाएंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर में आएगा। ठीक है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए बाएं पक्ष की तरफ कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक का प्रारंभिक बैलेंस। फिर कैपिटल रिसीप्ट्स, कैपिटल रिसीप्ट्स के अंतर्गत आपका स्पेसिफिक डोनेशन, ठीक है, लेगसी रिसीप्ट्स, लाइफ मेंबरशिप फी, एंडोमेंट फंड रिसीप्ट, ये है 4 प्रकार के आइटम। इस तरफ हम देख लेते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स में आपका ये सब्सक्रिप्शन है, जनरल डोनेशन है, एंट्रेंस फी है, लॉकर रेंट है, सेल ऑन ओल्ड न्यूज़पेपर है, इंटरेस्ट रिसीप्ट्स है। ठीक। क्रेडिट पक्ष की तरफ हम देख लेते हैं कैपिटल पेमेंट। कैपिटल पेमेंट के अंतर्गत आपका ये बिल्डिंग, बुक्स, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट। रेवेन्यू पेमेंट्स के अंतर्गत आपका ये सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है। इसके अलावा होनारियम, एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, चैरिटी पे, टेलीफोन चार्ज, और अंत में इसका हम रोकड़ और कैश का अंतिम बैलेंस। ठीक है। ये तो इस तरह से हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप पीडीएफ पाने के लिए लिंक कर सकते हैं। ठीक है। वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से संबंधित एक सवाल लगा के आपको एक सवाल हल करके दिखाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।